तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। नेपाल में गिरी केपी शर्मा ओली की सरकार, विश्वास प्रस्ताव में हारे ओली। नेपाल की प्रतिनिधि सभा में पेश विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 93 और विपक्ष में पड़े 124 वोट। शुभेंदु अधिकारी चुने गए पश्चिम बंगाल बीजेपी विधायक दल के नेता। पार्टी विधायकों की आज हुई बैठक में विधायक दल के नेता का हुआ चुनाव। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे शुभेंदु। पूर्व सीएम पलानीस्वामी होंगे तमिलनाडु में विपक्ष के नेता। एआईएडीएम के विधायकों ने पलानीस्वामी को चुना अपना नेता। सर्वसम्मति से हुआ नेता का चुनाव। पनीरसेल्वम ने भी किया पलानीस्वामी के नाम का समर्थन। श्रीलंका में 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलेगी भारतीय टीम। दौरे की तारीखों का अभी नहीं हुआ है ऐलान। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने दिए संकेत। इंग्लैंड दौरे पर जाने वाले खिलाड़ियों का श्रीलंका दौरे के लिए नहीं होगा चुनाव। चुनावों के बाद डीजल पेट्रोल के दामों में तेजी का नहीं थम रहा सिलसिला। एक बार फिर बढ़े पेट्रोलियम पदार्थों के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 26 पैसे और डीजल 33 पैसे हुआ महंगा। शेयर बाजार में रही तेजी। बीएसई का सेंसेक्स 296 अंकों की तेजी के साथ 49,502 पर हुआ बंद। एनएसई का निफ्टी 119 अंकों की तेजी के साथ 14,942 पर पहुंचा। अप्रैल से लेकर अब तक महामारी का रूप और डरावना हो चुका है। वहीं केंद्र की विफलताएं अब लोगों को साफ तौर पर नजर आ रही हैं। सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र ने जानबूझकर वैज्ञानिक सलाह की अनदेखी की है। इसी वजह से आज देश महामारी की चपेट में आने से भारी कीमत चुका रहा है। सोनिया गांधी ने बैठक में कहा कि मोदी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को बीच में छोड़ दिया है और वैक्सीन की जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी है। केंद्र सरकार को सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगवानी चाहिए। वहीं 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में असम और केरल में सत्ता में वापसी का प्रयास कर रही कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। वहीं पश्चिम बंगाल में उसका खाता भी नहीं खुल सका। पुडुचेरी में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां कुछ महीने पहले तक वो सत्ता में थी। तमिलनाडु में उसके लिए राहत की बात रही कि द्रमुक की अगुवाई वाले उसके गठबंधन को जीत मिली। इसी को ध्यान में रखते हुए 10 मई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन पर चिंता प्रकट करते हुए सोमवार को कहा कि ये परिणाम स्पष्ट करते हैं कि कांग्रेस में चीज़ों को दुरुस्त करना होगा। हमें उन चीज़ों पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है जिस कारण से पार्टी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा। ये कहना कम होगा कि हम बहुत निराश हैं। मेरा इरादा है कि इस परिस्थिति में हर पहलू पर गौर करने के लिए एक छोटे का समूह गठन करूं और उससे बहुत जल्द रिपोर्ट ली जाए। 5 राज्यों में हुई हार से सबक लेने की बात करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि हमें इसे समझना होगा कि हम केरल और असम में मौजूदा सरकारों को हटाने में विफल क्यों रहे तथा बंगाल में हमारा खाता अब तक क्यों नहीं खुला। इन सवालों के कुछ असहज करने वाले सबक जरूर होंगे, लेकिन अगर हम वास्तविकता का सामना नहीं करते, अगर हम तथ्यों को सही ढंग से नहीं देखते तो हम सही सबक नहीं लेंगे। इसके अलावा महामारी को देखते हुए सोनिया गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। चुनाव, कुंभ और ऑक्सीजन सप्लाई, वैक्सीनेशन जैसे 21 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार को जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से एफिडेविट भी पेश किया जा चुका था, लेकिन ये एफिडेविट मीडिया के पास एक दिन पहले ही पहुंच गया था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने रविवार देर रात एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया। सोमवार यानी आज सुबह 10 बजे ये हमें मिला, लेकिन मीडिया के पास ये हमसे पहले रविवार की रात में ही पहुंच गया था। मीडिया के पास हमसे पहले ये एफिडेविट कैसे पहुंचा? हम वैक्सीनेशन और हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी पर केंद्र के एफिडेविट को पढ़ेंगे, इसके बाद इस पर कोई निर्णय लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर सफाई देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्यों को भी हमने अपना हलफनामा भेजा था, वहां से कोई गड़बड़ हुई होगी। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने दावा किया कि स्वास्थ्य मुसीबत के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे अच्छा विकल्प है। ये वर्तमान के साथ साथ लंबे समय तक महामारी से लड़ने की रणनीति का हिस्सा है। वैक्सीन के दाम पर भी सरकार की नज़र है।
कमजोर वर्ग पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश राज्यों ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अपने राज्य के निवासियों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। केंद्र सरकार भी राज्यों को बड़ी संख्या में फ्री में वैक्सीन दे रही है। वैसे राज्य लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को ही वैक्सीन का खर्च उठाना चाहिए। कई राज्य तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला देता है। देश में महामारी इतनी फैल चुकी है कि जान गंवाने वालों का आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। देश में पहले से जारी बेड्स, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन की कमी ने जनता का जीना मुहाल कर रखा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि मई की शुरुआत में ही ब्रिटेन, अमेरिका को विमानों के जरिए वेंटिलेटर, दवाइयां और ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ी। रविवार तक दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 25 विमानों के जरिए 300 टन राहत सामग्री पहुंच चुकी है, जिसके बाद विदेशों की इस मदद पर भी केंद्र सरकार द्वारा श्रेय लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत को विदेशों से मिल रही मदद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि विदेशी सहायता प्राप्त करने पर भारत सरकार का बार बार छाती ठोकना दयनीय है। अगर भारत सरकार ने अपना काम किया होता तो ये नहीं होता। आपको बता दें कि ब्रिटेन, अमेरिका के अलावा फ्रांस भी महामारी से निपटने के लिए भारत की मदद को आगे आया है। पिछले रविवार को फ्रांस ने 8 बड़े ऑक्सीजन संयंत्रों समेत 28 टन चिकित्सा आपूर्ति की है। फ्रांस से एक विशेष मालवाहक विमान के जरिए लगभग 17 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की मदद भारत पहुंचाई गई है। हालांकि विदेशों से मिल रही मदद की सही समय पर सही जगह सप्लाई न होने के कारण भारत सरकार पर सवाल भी उठाए गए हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि वो विदेशों से मिल रही मदद को सही समय पर सप्लाई करने के लिए रात दिन काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार का अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए विदेशों से मिल रही इस मदद को अपनी उपलब्धता बताना कितना उचित है। आज भाजपा विधायक और पूर्वोत्तर प्रजातांत्रिक गठबंधन के संयोजक हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल जगदीश मुखी ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हिमंता बिस्वा शर्मा ने असमी भाषा में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। महामारी के सख्त प्रोटोकॉल के बीच उनके साथ 13 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। हिमंता सरकार में बीजेपी से 10, एजीपी से 2 और यूपीपीएल से 1 मंत्री को शामिल किया गया है। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन को 75 सीटें मिली हैं। भाजपा को 60 सीटें मिली हैं, जबकि उसके गठबंधन साझेदार असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल पार्टी में अलग अलग राय थी। यही वजह रही कि चुनाव परिणामों के 8 दिन बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दरअसल 2016 में पूर्वोत्तर में भाजपा की पहली सरकार बनवाने में हिमंता बिस्वा शर्मा की अहम भूमिका थी, लेकिन ये चुनाव भाजपा ने सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके लड़ा था। इस बार मुख्यमंत्री सोनोवाल थे जरूर, मगर चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। चुनाव की रणनीति बनाने में हिमंता बिस्वा शर्मा की भूमिका इस बार भी अहम रही, जिसके आधार पर पार्टी की एक लॉबी हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने की पैरोकारी कर रही थी, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेताओं में इस मुद्दे पर एक राय नहीं थी। सीएम का नाम तय होने से पहले कोई पार्टी काडर को आगे बढ़ाने का पक्ष रख रहा था, तो कोई भविष्य की सियासत के मद्देनजर दूसरे दलों से आए उन नेताओं पर भी भरोसा जताने की दलील दे रहा था, जिन्होंने कम से कम 5 साल भाजपा में रहकर पार्टी की रीति नीति को समझ लिया है और अपनी निष्ठा साबित कर दी है। इस मामले में समाधान के लिए शनिवार को पार्टी नेताओं ने सोनोवाल और शर्मा को साथ बैठाकर बात की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर करीब 4 घंटे तक चली बैठक में सोनोवाल और शर्मा के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद थे। जिसके बाद विधायक दल की बैठक में शर्मा को असम का नया सीएम बनाने पर सभी ने मोहर लगा दी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कैबिनेट के नए मंत्रियों ने शपथ ले ली है। सोमवार को राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने 43 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। इससे पहले बीती 5 मई को ममता बनर्जी ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, जिसके बाद आज सोमवार को उनके कैबिनेट के नए मंत्रियों ने शपथ ली है। मंत्रिमंडल में 24 कैबिनेट मंत्री बनाए हैं, तो वहीं 19 नेताओं ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। इन 19 मंत्रियों में से कुछ को स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया है और कुछ को राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। मंत्रिमंडल में 17 नए चेहरों को जगह दी गई है। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे चौंकाने वाला नाम अमित मित्रा का है। अमित मित्रा को इस बार टीएमसी की ओर से विधानसभा चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया था, लेकिन आज उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उन्हें एक बार फिर वित्त विभाग दिया गया है। अब ममता बनर्जी के साथ ही अमित मित्रा को भी 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनना होगा।
क्योंकि ममता बनर्जी इस समय विधानसभा की सदस्य नहीं है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वालों में सुब्रा मुखर्जी, पार्थ चटर्जी, साधन पांडे, ज्योतिप्रिया मल्लिक, बंकिम चंद्र हाजरा, मानस रंजन भुनिया, सुमेन कुमार महापात्रा, मलय घटक, अरूप विश्वास, उज्जवल विश्वास, अरूप रॉय, रथिन घोष, फरहाद हकीम, चंद्रनाथ सिन्हा, सोवन देव चट्टोपाध्याय, ब्रत्या बासु, पुलर रॉय, शशि पांजा, मोहम्मद गुलाम रब्बानी, विप्लव बित्रा, जावेद अहम खान और स्वपन देवनाथ और सिद्दीकुल्लाह चौधरी का नाम शामिल है। कैबिनेट में इस बार 8 महिलाओं को जगह दी गई है। नए चेहरों में पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी और पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर का नाम शामिल है। 8 माह पहले सितंबर 2020 में शिंजो आबे ने जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वो लगभग 8 साल तक लगातार जापान के प्रधानमंत्री रहे। शिंजो आबे ने जब इस्तीफा दिया तो मान लिया गया था कि आबे का राजनीतिक करियर समाप्त हो चुका है। आबे का स्वास्थ्य भी सही नहीं था, लेकिन 8 महीने के इलाज के बाद आबे पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और 1 महीने पहले वो राजनीति में सक्रिय भी हो गए हैं। आबे समर्थकों की ओर से उनके लिए प्रधानमंत्री पद पर दावा भी ठोक दिया गया है, लेकिन सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी में इस बार आबे की राह आसान नहीं है, क्योंकि आबे की जगह सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा उनके लिए जगह खाली करने को तैयार नहीं है। सुगा आबे के दबाव में आएंगे, इसकी भी संभावना कम है। सुगा ने सत्ता संभालते ही आबे के जमाने की गड़बड़ियों की जांच कराई थी। ऐसे में यदि आबे सुगा पर दबाव बनाएंगे तो सुगा इस जांच का इस्तेमाल आबे के खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आबे को खारिज भी नहीं किया जा सकता, वो भी तब जब इसी साल जापान की संसद के लिए चुनाव होने हैं और उससे पहले एलडीपी के नए अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। आबे की नज़र पहले अध्यक्ष पद की कुर्सी पर ही है, उसके बाद संसद के चुनाव और फिर प्रधानमंत्री पद पर। आबे धीरे धीरे अपनी राह बनाना चाहते हैं। एलडीपी को जापान में कंजर्वेटिव पार्टी माना जाता है, लेकिन सुगा के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें सबसे ज्यादा वामपंथी रुझान के लोग शामिल हुए हैं और आबे इसे मुद्दा बनाकर पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में अपनी पकड़ बनाने में भी जुट गए हैं। पार्टी सांसदों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आबे ने सुगा की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि एलडीपी एक कंजर्वेटिव पार्टी है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर पार्टी का नेतृत्व किसी अलग दिशा में जा रहा हो तो उसके खिलाफ कदम उठाने की भावना आप में होनी चाहिए। आबे ने साफ संकेत दे दिए हैं कि एलडीपी अध्यक्ष पद के चुनाव में वो उम्मीदवारी की तैयारी में है। आबे अध्यक्ष पद का चुनाव जीते तो उनके लिए आगे की राह आसान है, नहीं तो उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। देश में जब से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है तब से लोगों के हाथ से काम छिन रहा है और अब महामारी के दौर ने भी लोगों की नौकरियों को छीन लिया है। जैसे जैसे देश में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे रोजगार भी कम होता जा रहा है। खबरों के अनुसार सिर्फ अप्रैल के महीने में 34 लाख वेतन भोगियों का रोजगार चला गया है। यहाँ तक कि पूर्णबंदी की वजह से छोटे व्यापार करने वाले लोग भी काफी परेशान चल रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार अप्रैल में कुल 73.5 लाख नौकरियां गई हैं। बेरोजगारी दर मार्च में 6.5% से बढ़कर अप्रैल में 7.97% तक पहुंच गई है। CMIE के प्रबंध निदेशक महेश व्यास ने कहा कि पूर्णबंदी और आर्थिक मंदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमों को भी मुश्किल में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था को एक बड़ा धक्का लगा था। इससे पहले कि ये पूरी तरह से ठीक हो पाती, दूसरी लहर ने फिर से विकास की रफ्तार रोक दी। एक अंग्रेजी अखबार की खबर के अनुसार अगर अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी और मजबूती से वापसी करती है तो छोटे उद्यमों में तेजी आ सकती है, लेकिन अभी के हालात में इसकी अधिक उम्मीद नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2020 के आखिरी में भारत में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को मिलाकर 38 करोड़ 87 लाख लोग कार्यरत थे। जनवरी अंत तक ये संख्या बढ़कर 40 करोड़ 7 लाख हो गई, लेकिन फरवरी तक 39 करोड़ 82 लाख, मार्च तक 39 करोड़ 81 लाख और अप्रैल अंत तक 39 करोड़ 79 लाख रह गई है। कुछ 28 करोड़ 4 लाख वेतनभोगी रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में गए हैं और शहरों में 5,60,000। मार्च में वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या 4 करोड़ 60 लाख से घटकर अप्रैल में 4 करोड़ 54 लाख हो गई है। ये आंकड़े वाकई ये साबित करते हैं कि लोगों के पास न पैसे हैं और न ही रोजगार, और इस मुश्किल घड़ी में भी कुछ नहीं कर रही है मोदी सरकार। ऐसे में देश में हालात और खराब हो सकते हैं। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर